हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने टेपिटम के कार्य के बारे में पूरी डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे, कंटिन्यू इसी टॉपिक को करते हैं। लघु बीजाणु जनन के बारे में पूरी डिटेल से आगे चर्चा करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु दानी में बीजाणुजन टिश्यूज पाए जाते हैं। जो लघु बीजाणु दानी होती है उसमें लघु बीजाणु टिश्यू पाए जाते हैं और इसकी एक कोशिका होती है उसमें भोजन का संचय करके वह आकार में बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के कारण इस सेल को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है वहाँ से हमेशा एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। जहाँ पर समसूत्री विभाजन का निर्माण होता है वहाँ पर एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन से 4 सेल यानी 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये लघु बीजाणु अगुणित एन होते हैं। और ये चारों लघु बीजाणु किस पदार्थ से जुड़े रहते हैं, केलोस नामक पदार्थ के कारण आपस में चिपकी रहती हैं या जुड़ी रहती हैं। ये 2 प्रकार की होती है। पहली है चतुष्फलकीय, यानी यह द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। चतुष्फलकीय अवस्था जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इनके मध्य में एक एक केंद्रक स्थित होता है। दूसरी है समद्विपार्श्व या एक बीजपत्री पादपों में कौन सी अवस्था पाई जाती है। इसकी 4 यानी समद्विपार्श्व आमने सामने होंगे। इसमें जो भी लघु बीजाणुजन पाए जाएंगे इसमें वह आमने सामने होंगे और इनके मध्य एक एक केंद्रक पाया जाता है। केलोस नामक पदार्थ के जो अपघटन के पश्चात लघु बीजाणु एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। जब केलोस का अपघटन हो जाता है तो जो लघु बीजाणु धानी है जो एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में हो जाते हैं और ये गोल होते हैं। यानी जो लघु बीजाणु धानी है वह गोल होती है। जो लघु बीजाणु धानी है वो गोल होने के कारण यह इस समय इन्हें क्या बोलते हैं, प्राकण कहते हैं। इन्हें पोलन ग्रेन बोलते हैं। कुछ पादपों में क्या होता है कि प्राकण है या पोलन ग्रेन है ये चतुष्क के रूप में ही जुड़े रहते हैं। यानी अलग अलग जो केलोस नामक पदार्थ है उसका अपघटन नहीं हो पाता और ये एक साथ ही जुड़े रहते हैं। ऐसे प्राकणों को क्या कहते हैं, संयुक्त प्राकण कहते हैं। और ऐसा किन पादपों में होता है, ड्रोसेरा और टाइफा में, इन दोनों पादपों में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पादपों में क्या होता है, परागण आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसे पोलेनियम कहते हैं। ऐसा किन पादपों में होता है, आक्या, मदार। इन पादपों का आपने पुष्प देखा होगा, एक अलग जैसे फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं इनके पादप के पुष्प। इन्हें क्या कहते हैं, पोलेनियम बोलते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी परागण की संरचना के बारे में डिटेल से विस्तार से वर्णन करते हैं। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था होती है। जो लघु बीजाणु दानी होती है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था होती है और इसी से आगे चलकर किसका निर्माण होता है, परागण का निर्माण होता है। ये इसका डायग्राम है। जो ये रेड कलर का है ये है जनन छिद्र और ये इसके जो परागण के बाह्य और जो वसा का आवरण होता है उसे बोलते हैं पोलन किट। और जो अंत भाग जो इसका बाहरी भाग होता है उसे एक्जाइन और जो इसके अंदर पाया जाता है उसे एंटाइन। इसमें 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होती है और जनन कोशिका छोटी होती है और दोनों ही अगुणित अवस्था में पाई जाती हैं। एक परागण में सामान्यतः 2 स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहला है बाह्य स्तर यानी एक्जाइन। यह परागण का बाह्य स्तर है जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यानी परागण का सबसे बाहर का स्तर कौन सा होता है, बाह्य चोल। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इस पदार्थ का अपघटन नहीं होता, यानी जो स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है इसका अपघटन नहीं होता और परिणाम स्वरूप परागण को जीवाश्म के रूप में लंबे समय तक संरक्षित रखने का कार्य करता है। इस स्तर में जनन छिद्र पाया जाता है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा है और दिखाया है कि इसमें एक छोटा सा रेड कलर का जनन छिद्र पाया जाता है और इन छिद्रों से क्या निकलती है, परागनलिका यानी पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। कुछ परागण पर बाह्य चोल के ऊपर लिपिड यानी जैसे ये परागण है इसके बाहर की ओर लिपिड यानी वसा का आवरण होता है
और इस आवरण को क्या बोलते हैं, पोलन किट कहते हैं। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा है, इस स्तर के कारण परागकणों का विशेष रंग और गंध पाई जाती है, जिससे परागकण से कीट परागण में सहायता होती है। इससे परागकण है जो कीट है वो परागकण क्रिया में सहायता लेते हैं, यानी कीटों को अट्रैक्टिव करने का कार्य कौन करता है, परागकण करते हैं। दूसरा है अंतःचोल यानी इंटाइन। यह स्तर बाह्यचोल के नीचे पाया जाता है और यह किसका बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। परागकण में 2 कोशिकाएं पाई जाती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। पहली है कायिक कोशिका। यह कोशिका जो है आकार में बड़ी होती है और परागनलिका का इसी से निर्माण होता है, यानी जो कायिक कोशिका वह आकार में बड़ी होती है और जो जनन कोशिका वह आकार में छोटी होती है, और ये दोनों ही अगुणित होती है और इसी से परागनलिका यानी पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। दूसरा है जनन कोशिका। यह लेंस के समान होती है, जैसा कि देख पा रहे हो, लेंस के समान होती है। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से हमेशा एक सेल से 2 सेल का निर्माण होगा और अर्धसूत्री विभाजन में 1 सेल से 4 सेल का निर्माण होगा, जो 2 नर युग्मकों का निर्माण करता है। और एक नर युग्मक को क्या बोलते हैं, पुंमणु। एक नर युग्मक को क्या बोलते हैं, पुंमणु। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पोलन एलर्जी। ये पोलन एलर्जी क्या होती है, परागकणों के बाह्य स्तर पर पाए जाने वाले जो प्रोटीन का आवरण होता है वह वायु और नमी के संपर्क में आ जाता है, और वायु और नमी के संपर्क में आने से रिएक्शन कर लेता है और आँखों में दमा यानी दमा और आँखों में आंसू आना, नाक बहना, छींक आना आदि के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं, पोलन एलर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्थेनियम, छिटक चांदनी, कांग्रेस घाड़, चिलबिल और गंवार, इन सब पादपों के कारण क्या होती है, पोलन एलर्जी होती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि परागकणों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, कि हम परागकणों को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। प्रत्येक परागकण का जीवन काल अलग अलग होता है, जैसा कि हम मनुष्य का जीवन काल भी अलग अलग होता है। परागकणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हमें तरल नाइट्रोजन सार में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखते हैं, यानी जो तरल नाइट्रोजन सार होता है उसमें -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर परागकणों को सुरक्षित रखा जाता है। और यह क्रिया कहाँ पर होती है, जीन बैंकों में संपन्न कराई जाती है। इसके बाद में परागकोश का यानी परागकणों का स्फुटन किस प्रकार से होता है। जो परागकोश का स्फुटन होगा तो बाहर क्या निकलेंगे, परागकण निकले। परिपक्व परागकणों के बनने के पश्चात एंडोथीसियम के कारण परागकोश का स्फुटन हो जाता है। जो एंडोथीसियम जो लेयर हो जाती है वो फट जाती है, इसके कारण उसका परागकोश का स्फुटन हो जाता है। और यह स्फुटन 3 तरीकों से होता है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और छिद्रित हो सकता है। परागकण परागकोश के स्फुटन के पश्चात परागकण द्विकोषीय अवस्था में रूप से बाहर निकलते हैं, यानी जो परागकण है वह परागकोश के स्फुटन के पश्चात जो परागकण बाहर निकलते हैं वो 2n यानी डिप्लॉयड अवस्था में बाहर निकलते हैं। इसके बाद में मादा जन्नांग, पुष्प का मादा जन्नांग। पुष्प के मादा जन्नांग को अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। और अंडप का निर्माण किससे होता है, लघु बीजाणु प्रण से होता है। प्रत्येक अंडक के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, यह एक फूली हुई गोलाकार संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है जिसमें बीजांड पाया जाता है। और बीजांड को गुरु बीजाणु धान्य भी कहते हैं। जो बीजांड पाया जाता है पादपों का गुरु बीजाणु धान्य भी कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में समझना है, ये जो नलीनुमा जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है वर्तिका। और वर्तिका के जो आगे वाला भाग है जहाँ पर परागण पाए जाते हैं उसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। और ये होता है नर युग्मक, और ये होती है परागनली या वर्तिका बोलते हैं। इसी से परागकण अंदर प्रवेश करते हैं। और ये जो बाहर का जो फुला हुआ भाग होता है ये होता है अंडाशय। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी बस इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग, है ना। भी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।